वीडियो में हम लोग राष्ट्रपति तक पढ़ चुके थे लोग। आज का वीडियो का टॉपिक है उपराष्ट्रपति, जिसका अनुच्छेद 63 से 70 में इसका व्याख्या दिया गया है। 63 से 70 में इसका ट्रिक है उसरा निकाचूस उसे उपराष्ट्रपति का पद अनुच्छेद 63 में। अब स से सभापति और राज्यसभा का सभापति होते हैं अनुच्छेद 64 में। रा से राष्ट्रपति राष्ट्रपति के कार्यवाहक के रूप में कार्य करते हैं, यह अनुच्छेद 65 में निहित है। उसके बाद है निर्वाचन, इनका निर्वाचन 66 अनुच्छेद 66 में। कार्यकाल अनुच्छेद 67 में। का से कार्यकाल अनुच्छेद 67 में। चू से हो गया चुनाव का समय अनुच्छेद 68 में। स से हो गया शपथ अनुच्छेद 69 में। उपराष्ट्रपति का पद देश का दूसरा सर्वोच्च पद होता है अनुच्छेद 63। उपराष्ट्रपति की चर्चा है अनुच्छेद 63 में। उपराष्ट्रपति की चर्चा है जो यूएसए के संविधान से लिया गया। उपराष्ट्रपति का पद कहाँ से लिया गया? यूएसए के संविधान से लिया गया है। अब अनुच्छेद 64 उपराष्ट्रपति ही राज्यसभा का सभापति होता है, किंतु वह राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है। उपराष्ट्रपति को वेतन सभापति होने के नाते दिया जाता है। उपराष्ट्रपति को वेतन किस नाते दिया जाता है? सभापति होने के नाते दिया जाता है। नोट, राज्यसभा एक ऐसा सदन है जिसका सभापतित्व उसके सदस्य नहीं करते हैं। अब है अनुच्छेद 65 में क्या है? राष्ट्रपति के अनुपस्थिति में उपराष्ट्रपति ही कार्यवाहक राष्ट्रपति का कार्य करता है। इस दौरान वह राष्ट्रपति के सभी शक्तियों का प्रयोग करेगा, किंतु इससे दौरान वह सभापति का कार्य नहीं करेगा। अब है अनुच्छेद 66 में क्या है? इसमें उपराष्ट्रपति के निर्वाचन की चर्चा है। अनुच्छेद 66 में उपराष्ट्रपति के निर्वाचन की चर्चा है जो एकल संक्रमणीय अनुपातिक पद्धति द्वारा होता है। अनुच्छेद 66 में ही उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य भाग लेते हैं, चाहे वह मनोनीत हो या निर्वाचित हो। अनुच्छेद 66 में ही उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य भाग लेते हैं, चाहे वह मनोनीत हो या निर्वाचित हो। राज्य की विधानमंडल उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग नहीं लेती है। उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में खड़े होने के लिए निम्न योग्यताएं। उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में खड़े होने के लिए निम्नलिखित योग्यताएं हैं। वह भारत का नागरिक हो, या क्या होना चाहिए? वह भारत का नागरिक होना चाहिए। पागल या दिवालिया ना हो। आयु कितनी होनी चाहिए? 35 वर्ष का हो, वह 35 वर्ष का होना चाहिए। लाभ के पद सरकारी नौकरी के पर ना हो, सरकारी नौकरी के पद पर ना हो। 20 प्रस्तावक तथा 20 अनुमोदक हो, उनके पास 20 प्रस्तावक और 20 अनुमोदक होना चाहिए। 15,000 रुपया जमानत की राशि जमा करनी होगी। राज्यसभा का सदस्य बनने की योग्यता होनी चाहिए। किसका? राज्यसभा का सदस्य बनने की योग्यता होनी चाहिए। अनुच्छेद 67 में क्या है? उपराष्ट्रपति का कार्यकाल सामान्यतः 5 वर्ष का होता है, किंतु उसके उत्तराधिकारी का निर्वाचन नहीं हुआ है तो वह अपने पद पर तब तक रहेगा जब तक कि उसका उत्तराधिकारी निर्वाचित नहीं हो जाता है। 5 वर्ष से पहले भी उपराष्ट्रपति को अविश्वास प्रस्ताव द्वारा हटाया जा सकता है। 5 वर्ष से पहले भी उपराष्ट्रपति को अविश्वास प्रस्ताव द्वारा हटाया जा सकता है। उपराष्ट्रपति के पदमुक्त करना। उपराष्ट्रपति को पदमुक्त करना, यह राज्यसभा का सभापति होता है। इसी कारण उपराष्ट्रपति पर महाभियोग राज्यसभा से प्रारंभ हो सकता है। महाभियोग 1/4 या 25% मत की आवश्यकता होती है। महाभियोग के लिए कितना मत की आवश्यकता होती है? 25% या 1/4। महाभियोग पारित करने के लिए 2/3 मत से पारित करना होता है। जब राज्यसभा इसे पारित कर देती है तो लोकसभा में भेजने से 14 दिन पहले इसकी सूचना उपराष्ट्रपति को दी जाती है, ताकि वह अपनी बात लोकसभा में रख सकें। यदि लोकसभा में भी 2/3 66% बहुमत से महाभियोग पारित कर दिया तो उपराष्ट्रपति को पद से हटा दिया जाता है। अब तक किसी राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति पर महाभियोग नहीं लगा है। लोकसभा और राज्यसभा इसमें प्रारंभ करना एक चौथाई वोट से 25% मत से प्रारंभ किया जाता है और 66% मत से पारित किया जाता है। अगर राज्यसभा पारित कर देती है तो लोकसभा भी 66% 2/3 मत से पारित कर देगी, तो उपराष्ट्रपति या राष्ट्रपति पर महाभियोग लग सकता है। अब है अनुच्छेद 68 में क्या है? उपराष्ट्रपति के चुनाव को यथाशीघ्र करा लेने की चर्चा है, अर्थात इसमें निश्चित समय सीमा नहीं दिया गया है। अब है अनुच्छेद 69। उपराष्ट्रपति को शपथ दिलाने का कार्य राष्ट्रपति करते हैं।
उपराष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? राष्ट्रपति दिलाते हैं। अब है अनुच्छेद 70, वैसा आकस्मिक स्थिति जिसकी चर्चा संविधान में नहीं है और उसी कारण राष्ट्रपति का पद खाली हो गया हो तो उस स्थिति में भी उपराष्ट्रपति ही कार्यवाहक राष्ट्रपति का कार्य करेंगे। जैसे खराब स्वास्थ्य हो गया हो राष्ट्रपति का, या अपहरण हो गया इत्यादि। अगर ये सब हो गया तो उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के कार्यवाहक के रूप में कार्य करेंगे। भारत के उपराष्ट्रपति एवं उनका कार्यकाल। भारत के उपराष्ट्रपति एवं उनका कार्यकाल। पहले उपराष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, इनका कार्यकाल 1952 से 1957 तक रहा। उसके बाद फिर आए डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, 1957 से 1962 ईस्वी तक रहे। तीसरे नंबर के थे डॉक्टर जाकिर हुसैन, इनका कार्यकाल 1962 से 1967 ईस्वी तक रहा। चौथे थे श्री वराहगिरी वेंकट गिरी, बीबी गिरी, इनका कार्यकाल 1967 से 1969 तक रहा। पाँचवा नंबर के थे, पाँचवें क्रम के श्री गोपाल स्वरूप पाठक। कौन थे? श्री गोपाल स्वरूप पाठक, इनका कार्यकाल 1969 से 1974 ईस्वी तक रहा। उसके बाद है बी डी जत्थी, श्री बी डी जत्थी, इनका कार्यकाल 1974 से 1979 ईस्वी तक रहा। सातवें क्रम के थे न्यायमूर्ति मोहम्मद हिदायतुल्लाह, 1979 से लेकर 1984 ईस्वी तक। आठवें क्रम के थे श्री आर वेंकटरमन, 1984 से 1987। नौवें क्रम के थे डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा, इनका कार्यकाल 1987 से लेकर 1992 ईस्वी तक रहा। 10वें क्रम के थे श्री के आर नारायण, इनका कार्यकाल 1992 से लेकर 1997 तक रहा। 11वें क्रम के थे श्री कृष्णकांत, इनका कार्यकाल 1997 से लेकर 2002 तक रहा। और 12वें क्रम के थे श्री भैरव सिंह शेखावत, इनका कार्यकाल 2002 से 2007 ईस्वी तक रहा। 13वें क्रम के थे मोहम्मद हामिद अंसारी, इनका कार्यकाल 2007 से 2012 ईस्वी तक रहा। 14वें क्रम के थे मोहम्मद हामिद अंसारी, ये 2 बार बने थे, इनका कार्यकाल 2012 से 2017 तक रहा। 15वें क्रम के थे श्री वेंकैया नायडू, 2017 से 2022 तक इनका कार्यकाल था। अभी वर्तमान में श्री जगदीप धनखड़ साहब हैं, श्री जगदीप धनखड़ वर्तमान 2022 से पदस्थ हैं। 2 उपराष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन और मोहम्मद हामिद अंसारी ने लगातार 2 कार्यकाल पूरा किए हैं। अब है अनुच्छेद 71, राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के चुनाव विवादों इलेक्शन डिस्प्यूट को सुप्रीम कोर्ट में सुलझाया जा सकता है। राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति में चुनाव विवाद हो तो वह कहाँ सुलझाया जा सकता है? सुप्रीम कोर्ट में सुलझाया जा सकता है। अब है अनुच्छेद 72, इसमें राष्ट्रपति के विभिन्न प्रकार की क्षमदान की शक्तियाँ है। अब है अनुच्छेद 73 में क्या करे? संघ की कार्यप्रणाली को आसान बनाने के लिए राष्ट्रपति कानून बनाते हैं। अनुच्छेद 74, राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगा जिसका अध्यक्ष प्रधानमंत्री होगा, अर्थात मंत्रिपरिषद प्रधानमंत्री के अधीन होता है। मंत्रिपरिषद किसके अधीन होता है? प्रधानमंत्री के अधीन होता है। अब है अनुच्छेद 75, मंत्रियों के बारे में अन्य उपबंध की व्यवस्था अर्थात मंत्रियों की नियुक्ति प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति करते हैं। 1861 ईस्वी से भारत में लॉर्ड कैनी ने विभागीय प्रणाली पोर्टफोलियो लागू कर दिया। इसके तहत भारत के विभिन्न कार्यों को अलग अलग विभाग में बांट दिया गया और उसे मंत्रियों को सौंप दिया गया। अब है मंत्रिपरिषद, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, मंत्रिपरिषद। इसमें 4 प्रकार के मंत्री रहते हैं। इसमें कितने प्रकार के मंत्री रहते हैं? 4 प्रकार के। पहले मंत्री रहते हैं कैबिनेट मंत्री, यह किसी भी विभाग का सबसे बड़ा मंत्री होता है। यह अपने विभाग के सभी फैसले लेने के लिए स्वतंत्र है। दूसरा होता है राज्य मंत्री, प्रत्येक विभाग में एक राज्य मंत्री होता है। यह कैबिनेट मंत्री की सहायता करता है। यह हर एक राज्य में नहीं होता है। जितने विभाग होंगे उतने ही राज्य मंत्री होंगे। तीसरे हैं राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार के राज्य मंत्री हैं। जिस विभाग का कैबिनेट मंत्री किसी कारण से अनुपस्थित रहता है तो उससे विभाग के राज्य मंत्री का स्वतंत्र प्रभार बनाया जाता है। यह कैबिनेट मंत्री के बराबर शक्ति रखता है। जब कैबिनेट मंत्री वापस आता है तो पुनः राज्य मंत्री के रूप ले लेता है। चौथे नंबर के हैं उपमंत्री, यह सबसे छोटे स्तर के मंत्री हैं। यह सबसे छोटे स्तर के मंत्री कौन है? उपमंत्री। यह राज्य मंत्री की सहायता करता है। रिमार्क, जब किसी विभाग को दूसरे विभाग के कैबिनेट मंत्री को सौंप दिया जाता है तो उसे अतिरिक्त प्रभार कहते हैं। जब किसी विभाग को दूसरे विभाग के कैबिनेट मंत्री को सौंप दिया जाता है तो उसे क्या कहते हैं? अतिरिक्त प्रभार कहते हैं। अब है मंत्रिमंडल, ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स।
इसमें केवल उच्च श्रेणी के मंत्री ही भाग लेते हैं। इसमें कैबिनेट मंत्री तथा राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार आते हैं। इसमें कौन कौन आता है? कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और स्वतंत्र प्रभार। मंत्रिमंडल शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग अनुच्छेद 352 में है। मंत्रिमंडल शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किस अनुच्छेद में है? 352 में। नोट: प्राइम मिनिस्टर मंत्रिमंडल तथा मंत्रिपरिषद दोनों का अध्यक्ष होता है। सुपर कैबिनेट: अर्थशास्त्री के संथानन, अर्थशास्त्री कौन? के संथानन ने योजना आयोग को सुपर कैबिनेट कहा है। किचन कैबिनेट: प्रधानमंत्री के सगे संबंधियों को किचन कैबिनेट कहा जाता है। प्रधानमंत्री के सगे संबंधियों को क्या कहा जाता है? किचन कैबिनेट कहा जाता है। मंत्रिमंडल के सदस्य पीएम पर प्रथम स्थान किनका होता है? पीएम के नीचे कैबिनेट मंत्री और कैबिनेट मंत्री के राज्य मंत्री या स्वतंत्र प्रभार। मंत्रिपरिषद में प्रथम स्थान किनका होता है? पीएम का। उसके बाद कैबिनेट मंत्री के बाद राज्य मंत्री होते हैं, राज्य मंत्री के बाद राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार के, और उसके बाद सबसे लास्ट में कौन होते थे? उप मंत्री। मंत्रिपरिषद में विभाग वितरण पीएम के इच्छा अनुसार होती है। मंत्रिपरिषद में विभाग वितरण पीएम के इच्छा अनुसार होती है। मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होता है? लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। जिस कारण मंत्री किसी भी सदन का हो सकता है, वह लोकसभा में बैठ सकता है, किंतु मतदान के समय वह अपने सदन में चला जाता है। मंत्री व्यक्तिगत रूप से राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होता है। मंत्री व्यक्तिगत रूप से राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होता है। मंत्रिपरिषद का अध्यक्ष पीएम होता है। मंत्रिपरिषद का अध्यक्ष कौन होता है? पीएम होता है। अतः पीएम के मृत्यु त्याग पत्र से मंत्रिपरिषद भंग हो जाता है और जब नया पीएम पुनः मंत्रिपरिषद का गठन करता है और नया पीएम पुनः मंत्रिपरिषद का गठन करता है। इस स्थिति में लोकसभा भंग नहीं होती है। अर्थात दोबारा निर्वाचन नहीं होगा। दोबारा चुनाव तभी होगा जब बहुमत 273 सीट कम पर जाएगी। बहुमत सिद्ध करने के लिए गठबंधन भी किया जाता है। बहुमत सिद्ध करने के लिए क्या किया जाता है? गठबंधन किया जाता है। संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन प्रसंग यूनाइटेड प्रोग्रेसिव एलायंस कांग्रेस के नेतृत्व में बनाया गया गठबंधन यूपीए कहलाता है। कांग्रेस के नेतृत्व में बनाया गया गठबंधन क्या कहलाता है? यूपीए। और यूपीए के सहायक दल कौन कौन से हैं? कांग्रेस है, बीएसपी है यूपी में, और एसपी है यूपी में, आरजेडी बिहार में, राष्ट्रीय जनता दल पार्टी। यूपीए की सरकार कब थी? 2004 से 2009 में। यूपीए 2 की सरकार 2009 से 2014 तक। उसके बाद है राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन, राजग, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, एनडीए। बीजेपी के नेतृत्व में बनाया गया गठबंधन क्या कहलाता है? एनडीए कहलाता है। बीजेपी के नेतृत्व में बनाया गया गठबंधन क्या कहलाता है? एनडीए कहलाता है। इसके सहायक दल कौन कौन से हैं? शिवसेना महाराष्ट्र में, अकाली दल पंजाब में, जेडीयू बिहार में, लोजपा बिहार में। एनडीए की सरकार 2014 से 2019 तक और एनडीए 2 की सरकार 2019 से 2024 तक। अब है तीसरा मोर्चा, थर्ड पार्टी। एनडीए या यूपीए के अलावा बनाया गया गठबंधन तीसरा मोर्चा है। एनडीए या यूपीए के अलावा बनाया गया गठबंधन तीसरा मोर्चा है। प्रधानमंत्री की शक्तियाँ, पावर ऑफ प्राइम मिनिस्टर। यह पीएम योजना आयोग, राष्ट्रीय विकास परिषद, राष्ट्रीय एकता परिषद, मंत्रिमंडल, मंत्रिपरिषद के अध्यक्ष होते हैं। पीएम किस किस के अध्यक्ष? मंत्रिपरिषद, मंत्रिमंडल, राष्ट्रीय एकता परिषद, योजना आयोग, राष्ट्रीय विकास परिषद के अध्यक्ष होते हैं। पीएम, सीएजी, महान्यायवादी, मंत्री आदि की नियुक्ति संबंधी सिफारिश राष्ट्रपति को करते हैं। मोर्ले नामक विद्वान ने पीएम के समकक्षों में सबसे प्रथम कहा है। म्योर नामक विद्वान ने राज्यरूपी जहाज को स्टीयरिंग व्हील मंत्रिमंडल को कहा है। स्टीयरिंग व्हील किसको कहा है? मंत्रिमंडल को कहा है। बिना संसद के सदस्य बने ही कोई व्यक्ति 6 माह तक पीएम या मंत्री रह सकता है, किंतु 6 माह के भीतर उसे संसद की सदस्यता लेनी पड़ेगी। भारत के प्रधानमंत्री और उनका कार्यकाल। सबसे प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? डॉक्टर श्री जवाहरलाल नेहरू। और यह किस दल के थे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, आईएनसी, भारतीय राष्ट्रीय। इनका कार्यकाल 1947 से 1964 तक रहा था। दूसरे क्रम के कौन थे? श्री गुलजारी लाल नंदा। कार्यकाल गुलजारी लाल नंदा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के थे 1964 से 1964 ईस्वी तक। तीसरे क्रम के श्री लाल बहादुर शास्त्री भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1964 से 1966। चौथे क्रम के श्री गुलजारी लाल नंदा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 1966 से 1966 तक। अब आई इंदिरा गांधी पाँचवें क्रम के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के, या 1966 से 1977 तक रही। उसके बाद श्री मोरारजी देसाई जनता दल के थे, जो 1977 से 1979 तक इनका कार्यकाल था। श्री चरण सिंह जनता दल 1979 से 1980। श्रीमती इंदिरा गांधी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 1980 से 1984। राजीव गांधी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 1984 से 1984। श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह
श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह जनता दल के थे 1989 से 1989 ईस्वी तक। श्री चंद्रशेखर समाजवादी जनता पार्टी 1990 से 1991। श्री पीवी नरसिम्हा राव भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 1991 से 1991। अटल बिहारी वाजपेयी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के थे 1996 से 1996 ईस्वी तक। HD देवगौड़ा जनता दल सेकुलर संयुक्त मोर्चा UFA 1996 से 1997। श्री इंद्र कुमार 15वें क्रम के इंद्र कुमार गुजराल जनता दल के थे, ये भी 1997 से 1998 तक। श्री अटल बिहारी वाजपेयी भारतीय जनता पार्टी के 1998 से 1999। 17वें क्रम के थे श्री अटल बिहारी वाजपेयी भारतीय जनता पार्टी के 1999 से 2004 ईस्वी तक। डॉक्टर मनमोहन सिंह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस यूपीए की सरकार थी 2004 से 2009। डॉक्टर मनमोहन सिंह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 2009 से 2014। श्री नरेंद्र मोदी भारतीय जनता पार्टी 2014 से 2019। श्री नरेंद्र मोदी भारतीय जनता पार्टी 2019 से वर्तमान में पदस्थ हैं। अब है उप प्रधानमंत्री वाइस प्राइम मिनिस्टर। इसके बारे में संविधान में कोई स्पष्ट चर्चा नहीं है। यह राजनीतिक उद्देश्य के लिए बनाया गया पद है। यह किसके लिए बनाया गया है? राजनीतिक उद्देश्य के लिए बनाया गया पद है। जब प्रधानमंत्री भारत से बाहर होते हैं तो उप प्रधानमंत्री देश पर नियंत्रण रखते हैं। जब उप प्रधानमंत्री नहीं रहता है तो गृह मंत्री देश को नियंत्रण करता है। तो कौन करता है? गृह मंत्री देश को नियंत्रण करता है। अब तक के 7 उप प्रधानमंत्री बने। कितने? 7 उप प्रधानमंत्री बने हैं। पहले कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल 1947 से 1950। दूसरे मोरारजी देसाई 1967 से 1969। चौधरी चरण सिंह 1977 से 1978। जगजीवन राम 1978 से 1979। यशवंत राव चौहान 1979 से 1980। चौधरी देवीलाल 1979 से 1991। लाल कृष्ण आडवाणी 2002 से 2004। अब है महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल। इसकी चर्चा अनुच्छेद 76 में है। यह केंद्र सरकार का प्रथम विधि अधिकारी कानूनी सलाहकार होता है। यह संसद का सदस्य नहीं होता है। किसका सदस्य नहीं होता है? संसद का सदस्य नहीं होता है, किंतु कार्यवाही में भाग लेता है। यह मतदान नहीं कर सकता है। यह पूर्णकालिक के 5 वर्ष का नहीं होता है, अपितु अर्थात यह राष्ट्रपति का प्रसाद पर्यंत इच्छा अनुसार होता है, जिस कारण यह निजी व्यक्ति का भी मुकदमा लड़ सकता है। इन्हें वेतन संचित निधि से नहीं दिया जाता है, बल्कि प्रधानमंत्री के कोष से दिया जाता है। इनका वेतन कहाँ से दिया जाता है? प्रधानमंत्री के कोष से दिया जाता है। केंद्र सरकार पर किसी भी प्रकार के मुकदमे को महान्यायवादी लड़ता है। केंद्र सरकार पर किसी भी प्रकार का मुकदमा कोई करता है तो कौन लड़ेगा? महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल लड़ता है। यह मुकदमे को भारत के किसी भी न्यायालय में लड़ सकता है, क्योंकि इसकी योग्यता सर्वोच्च न्यायालय के जज के बराबर होती है। इसे सॉलिसिटर जनरल सहायक देता है। सॉलिसिटर जनरल सहायक देता है। SG को एडिशनल सॉलिसिटर जनरल सहायक देता है। SG को सॉलिसिटर जनरल कौन देता है? एडिशनल ASG एडिशनल सॉलिसिटर जनरल सहायक देता है। वर्तमान में महान्यायवादी कौन है? R वेंकटरमणी। वर्तमान में अभी कौन है महान्यायवादी? R वेंकटरमणी। अब सरकार अनुच्छेद 76 में अटॉर्नी जनरल क्षेत्र अधिकार। अटॉर्नी जनरल कहाँ केस लड़ सकता है? सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट की योग्यता होता है सुप्रीम कोर्ट के जज के बराबर, और यह हाई कोर्ट के जज के बराबर इनका योग्यता होता है सॉलिसिटर जनरल का। जो सुप्रीम कोर्ट में केस नहीं लड़ सकते हैं, हाई कोर्ट डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में लड़ सकता है। अब है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के बराबर ASG इनका एडिशनल सॉलिसिटर जनरल, इनका योग्यता कितना होता है? डिस्ट्रिक्ट के जज के बराबर होता है, जो सुप्रीम कोर्ट में केस नहीं लड़ सकते हैं, हाई कोर्ट में भी नहीं लड़ सकते हैं, सिर्फ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में केस लड़ सकते हैं। अब है अनुच्छेद 77 केंद्र सरकार के कार्यों की संचालन की चर्चा है, जो विभिन्न मंत्रालय द्वारा संपन्न होता है। राष्ट्रपति इनके कार्यों को आसान बनाने के लिए कानून बना सकते हैं। अनुच्छेद 78 PM का यह कर्तव्य होगा कि मंत्रिपरिषद के कार्यवाही की जानकारी राष्ट्रपति को दे। अब है स्मरणीय तथ्य। संघीय कार्यपालिका का मुखिया भारत का राष्ट्रपति होता है। भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन राज्यसभा, लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों द्वारा किया जाता है। भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन राज्यसभा, लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों द्वारा किया जाता है। भारत के राष्ट्रपति को संसद द्वारा महाभियोग प्रक्रिया से हटाया जा सकता है। राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने के लिए कम से कम 14 दिन पूर्व सूचना देना आवश्यक है। राष्ट्रपति का पद खाली होने पर उसके कर्तव्यों का निर्वहन उपराष्ट्रपति करेगा, तथा अगर उपराष्ट्रपति का पद भी खाली है तो राष्ट्रपति के दायित्वों का निर्वहन सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश करेगा। किसी विधेयक पर स्वीकृति देने के लिए राष्ट्रपति को मंत्रिपरिषद से सलाह लेने की आवश्यकता नहीं है। राष्ट्रपति द्वारा जारी अध्यादेश संसद सत्र शुरू होने के 6
छः सप्ताह के अंदर पास होना आवश्यक है। भारत का राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति की नियुक्ति नहीं करता है, उपराष्ट्रपति का निर्वाचन होता है। भारत का राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति की नियुक्ति नहीं करता है, उपराष्ट्रपति का निर्वाचन होता है। भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन एक निर्वाचक गण द्वारा किया जाता है, जिसमें संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य शामिल होते हैं। वर्तमान में राष्ट्रपति का वेतन 5 लाख रुपये प्रति माह है। वर्तमान में राष्ट्रपति का वेतन कितना है? 5 लाख रुपये प्रति माह, जबकि उपराष्ट्रपति का वेतन कितना है? 4 लाख रुपये प्रति माह हो गया है। उपराष्ट्रपति को उसके पद से राज्यसभा के प्रस्ताव के द्वारा हटाया जा सकता है। उपराष्ट्रपति राज्यसभा की अध्यक्षता करता है, उसका सदस्य ना रहते हुए भी। भारत का प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद का वास्तविक नेता होता है। भारत का प्रधानमंत्री केंद्रीय सरकार का प्रमुख होता है। प्रधानमंत्री वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद का अध्यक्ष होता है। राष्ट्रीय सुरक्षा समिति का प्रधान प्रधानमंत्री होता है। जो व्यक्ति संसद का सदस्य नहीं है वह मात्र 6 माह तक मंत्री पद पर रह सकता है। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। लोकसभा में विश्वास प्रस्ताव सरकार द्वारा लाया जाता है तथा अविश्वास प्रस्ताव विपक्ष द्वारा लाया जाता है। भारत के स्वतंत्रता पश्चात मंत्रिमंडल में सर्वप्रथम कानून मंत्री डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। प्रथम कानून मंत्री कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। भारत सरकार को कानूनी विषय पर महान्यायवादी परामर्श देता है। भारत के एकमात्र प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री हैं, जिनकी मृत्यु देश के बाहर ताशकंद उज्बेकिस्तान में सन 1966 में हुई थी। भारत का महान्यायवादी राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करता है। भारत का महान्यायवादी राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त होता है तथा वह भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी होता है। सबसे अधिक केंद्रीय रेल मंत्री बिहार राज्य के बने। सबसे अधिक केंद्रीय रेल मंत्री कहाँ के बने? बिहार राज्य के बने। बाबू जगजीवन राम से लेकर लालू प्रसाद यादव सहित कुल 8 लोग इस पद को सुशोभित कर चुके हैं। कितने लोग? 8 लोग अभी तक बिहार से रेल मंत्री रह चुके हैं। अब है वस्तुनिष्ठ प्रश्न। पहला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रपति कितनी बार पुनः चुनाव के लिए पात्र होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कितनी भी बार। वह कितनी बार भी राष्ट्रपति चुनाव लड़ सकता है। दूसरा क्वेश्चन है, 2022 के भारत के 16वें उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए निर्वाचक मंडल में कितने सदस्य हैं? निर्वाचक मंडल में 2022 में कितने सदस्य हैं? तो 788। इसका सही आंसर हो जाएगा 788 सदस्य हैं। अब है तीसरा नंबर क्वेश्चन, भारत का महान्यायवादी किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? भारत का महान्यायवादी किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? तो भारत के राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है। चौथा नंबर क्वेश्चन है, राष्ट्रपति क्या होता है? राष्ट्रपति डैश संसद का हिस्सा होता है। यह संसद का राष्ट्रपति संसद का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, संसद का हिस्सा होता है। अब है क्वेश्चन नंबर 5, भारत का प्रधानमंत्री किसके प्रति जवाबदेह है? भारत का प्रधानमंत्री किसके प्रति जवाबदेह है? तो वह लोकसभा के प्रति जवाबदेह है। छठा नंबर क्वेश्चन है, भारत सरकार का कौन सा अधिकारी सदस्य ना होते हुए भी भारतीय संसद की कार्रवाई में भाग लेने का अधिकार रखता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अटॉर्नी जनरल। महान्यायवादी अधिकारी ये सदस्य ना होते हुए भी भारतीय संसद की कार्रवाई में भाग लेने का अधिकार रखता है। अब है क्वेश्चन नंबर 7, भारत के राष्ट्रपति अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हैं सीधे अथवा अपने अधीनस्थ अधिकारियों द्वारा। अब है क्वेश्चन नंबर 8 क्या है? आमतौर पर भारत के प्रधानमंत्री लोकसभा का सदस्य होते हैं। 8 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब है क्वेश्चन नंबर 9 क्या कर रहा है, यदि राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति का पद खाली हो तो भारत के राष्ट्रपति कौन होगा? भारत का मुख्य न्यायाधीश कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेंगे। श्रीमती प्रतिभा पाटिल का भारतीय गणतंत्र के राष्ट्रीय के रूप में क्रम क्या है? राष्ट्रपति के रूप में क्या क्रम है? तो इनका क्रम है बराबर क्रम की यह राष्ट्रपति थी। अब है 11 नंबर क्वेश्चन, हामिद अंसारी का भारत के उपराष्ट्रपति के रूप में कौन सा क्रमांक है? तो इनका कौन सा क्रमांक है? इनका 13वां क्रमांक है। आंसर हो जाएगा डी। अब है 12 नंबर क्वेश्चन, भारत के प्रधानमंत्री प्रमुख होता है। भारत के प्रधानमंत्री प्रमुख किसका होता है? केंद्रीय सरकार के प्रमुख होता है। 12 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब है क्वेश्चन नंबर 13,
भारत का राष्ट्रपति किसके द्वारा हटाया जा सकता है? भारत का राष्ट्रपति किसके द्वारा हटाया जा सकता है? तो संसद के द्वारा हटाया जा सकता है, महाभियोग लगाकर। अब है 14 नंबर क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रपति को विशिष्ट केंद्रीय राज्य राजकोषीय संबंधों के बारे में सुझाव किसके द्वारा दिया जाता है? किसके द्वारा सुझाव दिया जाता है? तो वित्त आयोग के द्वारा सुझाव दिया जाता है, वित्त आयोग के द्वारा सुझाव दिया जाता है। अब है क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 का क्या कर रहा है? निम्नलिखित में से कौन लगातार 2 बार राष्ट्रपति रहे थे? निम्नलिखित में से तो यह राजेंद्र प्रसाद थे, जो 2 बार राष्ट्रपति रह चुके हैं। भारत का कार्यपालिका अध्यक्ष कौन होता है? भारत का कार्यपालिका का अध्यक्ष राष्ट्रपति होता है। भारत का कार्यपालिका का अध्यक्ष राष्ट्रपति होता है। क्वेश्चन नंबर 17, भारत में राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है। भारत में राष्ट्रपति का चुनाव कैसे किया जाता है? एकल हस्तांतरित द्वारा, एकल संक्रमणीय पद्धति द्वारा। अब क्वेश्चन नंबर 18, भारत सरकार को कानूनी विषय पर कौन परामर्श देता है? भारत सरकार को कानूनी विषय पर कौन परामर्श देता है? तो अटॉर्नी जनरल, सॉलिसिटर जनरल, अटॉर्नी जनरल भारत के महानुवादी भारत सरकार के कानूनी विषय पर परामर्श देते हैं। 18 का हो जाएगा ए नंबर। अब है 19 नंबर क्वेश्चन। 19 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? भारतीय संविधान ने केंद्रीय सरकार की अधिशासी शक्तियों को किसमें निहित किया है? तो यह किसमें निहित किया है? भारत के राष्ट्रपति में निहित हुआ है। अब क्वेश्चन नंबर 20, संविधान में मंत्रिमंडल शब्द एक ही बार कब प्रयोग हुआ है? तो यह अनुच्छेद 352 में प्रयोग किया गया। यह कब 352 में प्रयोग किया गया है? इसका 20 का हो जाएगा आंसर ए नंबर। अब 21 नंबर क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रपति को यह अधिकार नहीं प्राप्त है कि वह डैश। भारत के राष्ट्रपति को यह अधिकार नहीं प्राप्त है कि वह डैश। 21 का हो जाएगा सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाएं। इस आंसर हो जाएगा इसका बी नंबर, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को नहीं हटा सकते हैं राष्ट्रपति। क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर हो जाएगा मंत्रिपरिषद उत्तरदायी होता है। मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो संसद के प्रति उत्तरदायी होता है। अब है 23 नंबर क्वेश्चन। 23 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? भारत के उपराष्ट्रपति के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? तो असत्य पूछ रहा है, कौन सा कथन असत्य है? 23 का हो जाएगा उपराष्ट्रपति का चुनाव, सी नंबर, उपराष्ट्रपति का चुनाव भारत का राष्ट्रपति करता है। यह बिल्कुल गलत है। अब है क्वेश्चन नंबर 24, भारतीय संविधान भारत के राष्ट्रपति को अधिकार नहीं देता है। क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर हो जाएगा राज्यों के मुख्यमंत्री की नियुक्ति यह अधिकार नहीं है राष्ट्रपति का। राज्यों के मुख्यमंत्री की नियुक्ति नहीं होती है, बल्कि चुनाव होता है, यह इलेक्शन के द्वारा आते हैं। 25 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? अगर भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में कोई विवाद हो तो उस विवाद को सौंपा जा सकता है, किसके पास सौंपा जा सकता है? तो इसका आंसर हो जाएगा भारत के सर्वोच्च न्यायालय के पास सौंपा जा सकता है और वहाँ इसका फैसला होगा। 26 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? भारतवर्ष के रक्षा बल के सुप्रीम कमांडर होते हैं। भारत के रक्षा बल के सुप्रीम कमांडर कौन होता है? तो भारत का राष्ट्रपति सुप्रीम कमांडर होता है। अब है 27 नंबर क्वेश्चन, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो भारत के पहले राष्ट्रपति थे, पूर्व में किस पद पर आसीन हुए थे? तो पटना के नगरपालिका के चेयरमैन के पद पर आसीन हुए थे। अब है क्वेश्चन नंबर 28, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का भारत के राष्ट्रपति के रूप में कालक्रमानुसार क्रम क्या है? उनका राष्ट्रपति का क्रम कौन सा था? तो उनका 11वां क्रम था। उनका कौन सा क्रम था? 11वां क्रम था। अब है 29 नंबर क्वेश्चन, यदि भारत के राष्ट्रपति का पद खाली है और उपराष्ट्रपति तथा भारत के मुख्य न्यायाधीश उपलब्ध नहीं है तो भारत का राष्ट्रपति किसे नियुक्त किया जाएगा? तो किसे नियुक्त किया जाएगा? सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ न्यायाधीश को नियुक्त किया जाएगा। 29 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आंसर। अब है 30 नंबर क्वेश्चन, यदि राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति अक्षम है अथवा उनकी मृत्यु कार्यालय में हो जाती है तो कार्यकारी राष्ट्रपति कौन होंगे? सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। आंसर नंबर बी हो जाएगा। अब है 31 नंबर क्वेश्चन, पंडित नेहरू इस समय तक प्रधानमंत्री थे। पंडित नेहरू कब तक प्रधानमंत्री थे? 1964 ईस्वी तक प्रधानमंत्री के पद पर आसीन थे। 32 नंबर क्वेश्चन, उस राज्य का नाम बताएं जहां से भारत के प्रथम राष्ट्रपति चुने गए हैं। तो भारत के प्रथम राष्ट्रपति बिहार से चुने गए थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कहाँ के थे? बिहार के थे। वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद का अध्यक्ष भारत का प्रधानमंत्री होता है।
उस राज्य का नाम बताएं जहां से अधिकतम संख्या में केंद्रीय रेलवे मंत्री बने हैं। केंद्रीय रेलवे मंत्री कहाँ से बने हैं? तो इसका सही आंसर रहेगा बिहार। बिहार से सबसे ज़्यादा बार रेल मंत्री बने हैं। 35 नंबर क्वेश्चन, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कितने वर्ष तक भारत के राष्ट्रपति रहे? तो यह 12 वर्ष तक के भारत के राष्ट्रपति के पद पर नियुक्त थे। 36 नंबर क्वेश्चन, रामनाथ कोविंद भारत के डैश राष्ट्रपति बने? रामनाथ कोविंद भारत के डैश राष्ट्रपति बनते, उनका क्रम क्या था? रामनाथ कोविंद का 14वें क्रम के थे। 14वें क्रम के थे। राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र सौंपता है। राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसको सौंपता है? उपराष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र सौंपता है। 38 नंबर क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति के चुनाव के लिए कौन सी योग्यता आवश्यक नहीं है? भारत के राष्ट्रपति चुनाव के लिए कौन सी योग्यता आवश्यक नहीं है? लोकसभा का सदस्य। लोकसभा का सदस्य आवश्यक नहीं है। 39 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? राष्ट्रपति चुनाव 2012 में पराजित उम्मीदवार कौन थे? 2012 में पराजित उम्मीदवार कौन थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा श्री P.A. संगमा। श्री P.A. संगमा थे। अब है 40 नंबर क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया भारत के राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया अर्धन्यायिक प्रक्रिया है। क्या है यह? अर्धन्यायिक प्रक्रिया है। 41 नंबर क्वेश्चन, संविधान के अनुसार निम्नांकित में से क्या शब्द भारत के राष्ट्रपति की शक्ति नहीं है? यह शक्ति नहीं है, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। अब है 42 नंबर क्वेश्चन, 42 नंबर, निम्नलिखित सूचियों में सुमेलित कीजिए। सूचियों को सूची 2 से मिलाना है। तो राजेंद्र प्रसाद 2 कार्यकालों के लिए निर्वाचित हुए थे। इसका हो जाएगा एक का 3 और हो जाएगा दूसरा का हो जाएगा 4। दूसरा का पद धारण के दौरान मृत्यु हो गई थी डॉक्टर जाकिर हुसैन की। अब है सी का हो जाएगा दूसरा। द्वितीय वरीयता बीबी गिरी द्वितीय वरीयता के मतगणना थे। नीलम संजीव रेड्डी इनका हो जाएगा निर्विरोध निर्वाचित हुए थे। इसका सही आंसर हो जाएगा ए नंबर। इसका सही आंसर हो जाएगा ए नंबर। एक का 3, बी का 4, सी का 2 और डी का 1। 43 नंबर क्वेश्चन है, भारत सरकार की पदानुक्रम सारणी में भारत के मुख्य न्यायाधीश के ऊपर कौन आता है? तो इसके ऊपर कौन आता है? भूतपूर्व राष्ट्रपति आते हैं। अब है 44 नंबर क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रपति का चुनाव किस तरह होता है? भारत के राष्ट्रपति का चुनाव किस तरह होता है? तो भारत के राष्ट्रपति का चुनाव लोकसभा और राज्यसभा के सांसदों द्वारा सीधे चुनाव से इनका चुनाव होता है। अब है 45 नंबर क्वेश्चन, राज्यसभा का सभापति कौन होता है? राज्यसभा का सभापति उपराष्ट्रपति होता है। 46 नंबर, उपराष्ट्रपति को पद से हटाने संबंधित प्रस्ताव प्रस्तुत किया जा सकता है। उपराष्ट्रपति को हटाने संबंधित प्रस्ताव कहाँ प्रस्तुत किया जाता है? तो 46 नंबर क्वेश्चन का हो जाएगा सी नंबर, राज्यसभा में, क्योंकि वह राज्यसभा का सभापति होता है। अब 47 नंबर क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रकार होता है? तो अप्रत्यक्ष मतदान से। इसका सही आंसर हो जाएगा अप्रत्यक्ष मतदान से होता है। भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रकार होता है? तो अप्रत्यक्ष मतदान से होता है। अब है 48 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से किसे संसद के दोनों सदनों में बोलने, अन्य कार्यवाहियों में सम्मिलित होने एवं किसी भी संसदीय कमेटी का सदस्य होने का अधिकार तो है, परंतु वोट देने का अधिकार नहीं है? तो इसका सही आंसर भारत के अटॉर्नी जनरल को यह अधिकार नहीं है, वोट देने का अधिकार नहीं है। 49 नंबर क्वेश्चन, लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक किसके द्वारा आहूत की जाती है? किसके द्वारा आहूत की जाती है? तो राष्ट्रपति के द्वारा आहूत की जाती है। 49 का ए नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ए नंबर। 49 का ए राष्ट्रपति। अब 50 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से राष्ट्रपति किसकी नियुक्ति करता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक के। इसमें से 2 तो ऐसे ही हो गया, राज्यपाल की नियुक्ति और भारत के महानवादी। तो उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। अब है मेंस का क्वेश्चन, बीपीएससी में पूछे गए संभावित प्रश्न। भारतीय राष्ट्रपति के निर्वाचन की पद्धति का परीक्षण कीजिए। अब दूसरा क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रपति की वीटो शक्ति का वर्णन कीजिए तथा इसका प्रयोग कैसे होता है। तीसरा क्वेश्चन, गठबंधन राजनीति के इस दौर में प्रधानमंत्री के कार्यों और अधिकारों की समीक्षा कीजिए। हम लोग का अब तक के वीडियो में 6 चैप्टर तक पढ़ चुके हैं लोग। अब 7वां लेसन चालू हो रहा है। 7वां लेसन का टॉपिक है संसद। 7वां लेसन का टॉपिक क्या है? संसद। अनुच्छेद 79 में संसद की चर्चा है। संसद भवन का निर्माण एडविन लुटियन तथा
एडविन लुटियन तथा बेकर ने किया। पार्लियामेंट शब्द फ्रांस से लिया गया। पार्लियामेंट शब्द कहाँ से लिया गया है? फ्रांस से लिया गया है। जबकि संसद की जननी ब्रिटेन यूके को कहते हैं। संसद की जननी किसे कहते हैं? यूके को। संसद के 3 अंग होते हैं, लोकसभा, हाउस ऑफ द पीपुल, राज्यसभा, काउंसिल ऑफ स्टेट तथा राष्ट्रपति। ये 3 अंग किसके अंग होते हैं? संसद के अंग होते हैं। संसद के 2 सदन होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा। संसद किसी अंतर्राष्ट्रीय संधि या समझौते को किसी भी राज्य में लागू कर सकती है बिना उस राज्य के अनुमति के। संसद भवन के बीच का भाग सेंट्रल हॉल कहलाता है। विदेशी अतिथि सेंट्रल हॉल में ही भाषण देते हैं। संविधान का निर्माण सेंट्रल हॉल में ही बैठकर हुआ है। इसमें 1000 तक आदमी बैठ सकता है। इसमें 1000 तक आदमी बैठ सकता है। ये सब पुराने संसद भवन के बारे में बात है। अब नया संसद भवन का लिमिटेशन ज़्यादा है। लोकसभा 543 सीट, राज्यसभा 245 सीट। यह 1987 में बनना शुरू हुआ था। यह 1987 में बनना शुरू हुआ था। क्या? लोकसभा। अब है राज्यसभा। राज्यसभा का अनुच्छेद 80 में चर्चा। राज्यसभा की चर्चा किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 80 में। इसका विघटन नहीं हो सकता है। किसका? राज्यसभा का विघटन नहीं हो सकता है, जिस कारण इसे अस्थायी या उच्च सदन कहते हैं। इसके निर्वाचन में जनता भाग नहीं लेती है। इसे अप्रत्यक्ष सदन कहते हैं। राज्यसभा को अप्रत्यक्ष सदन कहते हैं। इसमें मंत्रिमंडल नहीं बैठते हैं और ना ही इसके बहुमत के आधार पर पीएम बनते हैं, अतः इसे द्वितीय सदन भी कहते हैं। किसी भी राज्य का व्यक्ति किसी भी राज्य से राज्यसभा का चुनाव लड़ सकता है। मनमोहन सिंह पंजाब के हैं, जबकि वह असम से चुनाव लड़े थे। नरेंद्र मोदी गुजरात के हैं, जबकि वे वाराणसी से चुनाव लड़े थे। राज्यसभा की चर्चा अनुच्छेद 80 में है। राज्यसभा की चर्चा किसमें? अनुच्छेद 80 में। जबकि अनुच्छेद 80 क के तहत राष्ट्रपति इसके 12 सदस्य को मनोनीत कर सकते हैं जो विज्ञान, कला, साहित्य के क्षेत्र में अच्छे होते हैं। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्षों का होता है, किंतु इसके सभी सदस्यों का निर्वाचन एक ही बार में नहीं होता है, बल्कि प्रत्येक 2 वर्ष के बाद 1/3 सदस्यों का निर्वाचन होता है। कितने वर्षों बाद? 2 वर्षों के बाद 1/3 सदस्यों का निर्वाचन होता है। राज्यसभा बराबर 6 वर्ष, 2 वर्ष पर चुनाव। 1/3 सदस्य एक बार, 1/3 सदस्य एक बार, 1/3 सदस्य एक बार। 2010 में 2 वर्ष, 2 वर्ष के बाद फिर 2012, 2 वर्ष के बाद फिर 2014, फिर 2016, 2 वर्ष, फिर 2018। राज्यसभा में अधिकतम 250 सदस्य होते हैं, किंतु पीओके पर पाकिस्तान के कब्जा के कारण वर्तमान संख्या 245 है। राज्यसभा में निर्वाचित सदस्यों की संख्या 245 माइनस 12, 233 है। राज्यसभा में निर्वाचित सदस्यों की संख्या कितनी है? 233 है। राज्यसभा सदस्य बनने की शर्त वह भारत का नागरिक हो, पागल या दिवालिया ना हो, किसी लाभ के पद पर ना हो, कम से कम 30 से वर्ष आयु। कितनी आयु होनी चाहिए? 30 वर्ष। राज्यसभा को शिक्षित या बूढ़ों का सदन कहा जाता है। राज्यसभा को क्या कहा जाता है? शिक्षित तथा बूढ़ों का सदन कहा जाता है। राज्यसभा का गठन 3 अप्रैल 1952 को हुई थी। उस समय इसका नाम काउंसिल ऑफ स्टेट था। राज्यसभा की पहली बैठक 13 मई 1952 को हुई थी। 23 अगस्त 1954 को इसका नाम राज्यसभा कर दिया गया। राज्यसभा कब किया गया था इसका नाम? 23 अगस्त 1954 ईस्वी को। राज्यसभा की विशिष्ट शक्तियाँ। राज्यसभा की विशिष्ट शक्तियाँ। उपराष्ट्रपति को पदमुक्त करने की प्रक्रिया राज्यसभा से ही प्रारंभ हो सकता है। जब लोकसभा विघटित रहती है तो आपात का अनुमोदन राज्यसभा करती है। अनुच्छेद 49 के तहत राज्य सूची के विषय में कानून बनाने का अधिकार राज्यसभा या लोकसभा को देती है। राज्यसभा या लोकसभा को देती है और दोनों मिलकर 1 वर्ष के लिए कानून बना देते हैं। अनुच्छेद 312 के तहत नई अखिल भारतीय सेवा के सृजन निर्माण का अधिकार राज्यसभा लोकसभा को दे देती है और दोनों मिलकर इस सेवा का सृजन करते हैं। जैसे भारतीय वन सेवा। राज्यसभा की कमजोरी। राज्यसभा की कमजोरी क्या क्या है? बजट लोकसभा में प्रस्तुत होता है। बजट किसमें प्रस्तुत होता है? लोकसभा में बजट प्रस्तुत होता है। राज्यसभा इसे 14 दिन से अधिक नहीं रोक सकती है। मंत्रिपरिषद राज्यसभा के प्रति उत्तरदायी नहीं होता है। मंत्रिपरिषद राज्यसभा के प्रति उत्तरदायी नहीं होता है। यदि विधेयक पर विवाद हो जाए तो संयुक्त अधिवेशन होता है और संयुक्त अधिवेशन में लोकसभा की संख्या बल अधिक होती है, जिस कारण विधेयक लोकसभा की इच्छा अनुसार पारित हो जाता है। राज्यसभा में राज्यों को आवंटित सीटें। आंध्र प्रदेश में कितनी सीटें हैं? 11। आंध्र प्रदेश में 11, अरुणाचल प्रदेश में 1, असम में 7, बिहार में 16। बिहार में इंपॉर्टेंट है, बिहार में कितनी सीटें हैं राज्यसभा के? 16 सीट। छत्तीसगढ़ 5, गोवा में 1, गुजरात में 11, हरियाणा में 5, हिमाचल प्रदेश में 3, झारखंड में 6, कर्नाटक में 12, केरल में 9, मध्य प्रदेश में 11, महाराष्ट्र में 19, मणिपुर में 1, मेघालय में 1, मिजोरम में 1, नागालैंड में 1 और उड़ीसा में 10
पंजाब में 7, राजस्थान में 10, सिक्किम में 1, तमिलनाडु में 18, तेलंगाना में 7, त्रिपुरा में 1, उत्तराखंड में 3 और उत्तर प्रदेश में 31। उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक राज्यसभा की सीटें हैं। और पश्चिम बंगाल में 16, बिहार और पश्चिम बंगाल में 16 सीटें हैं। राज्यसभा में संघ राज्य क्षेत्रों को आवंटित सीटें। दिल्ली को कितनी सीटें प्राप्त है? 3 सीटें, पुदुचेरी को 1, जम्मू कश्मीर को 4 सीटें प्राप्त है। अब है नोट, 31 अक्टूबर 2019 से जम्मू और कश्मीर तथा लद्दाख नामक 2 संघ राज्य क्षेत्र बन गए हैं। अब है लोकसभा अनुच्छेद 81। लोकसभा का विवरण किसमें है? लोकसभा की चर्चा अनुच्छेद 81 में की गई है। लोकसभा की चर्चा अनुच्छेद 81 में है। लोकसभा की चर्चा अनुच्छेद 81 में है। इसका 5 वर्ष से पहले विघटन हो सकता है, जिस कारण इसे अस्थायी या निम्न सदन कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? अस्थायी या निम्न सदन कहते हैं। इसके बहुमत के आधार पर पीएम बनते हैं तथा मंत्रिपरिषद लोकसभा में बैठते हैं, अतः इसे प्रथम सदन कहते हैं। लोकसभा को क्या कहते हैं? प्रथम सदन कहते हैं। इसका चुनाव जनता सीधे करती है, अतः इसे प्रत्यक्ष सदन भी कहते हैं। इसे जनता का सदन भी कहते हैं। लोकसभा को जनता का सदन भी कहते हैं। भारत का नागरिक किसी भी राज्य से लोकसभा का चुनाव लड़ सकता है। एक ही व्यक्ति 2 लोकसभा सीटें से चुनाव लड़ सकता है, किंतु यदि दोनों से जीत गया तो 1 सीट से त्यागपत्र देना होता है। जैसे नरेंद्र मोदी बड़ोदरा तथा बनारस, राहुल गांधी अमेठी और वायनाड। नोट, जब वह 1 सीट से त्यागपत्र देगा तो खाली सीट पर कराया गया चुनाव उपचुनाव कहलाता है, जो बचे हुए कार्यकाल के लिए होता है तथा 6 महीने के भीतर कराना होता है। लोकसभा के सदस्य बनने की शर्तें। लोकसभा के सदस्य बनने का शर्त क्या है? भारत का नागरिक होना चाहिए, पागल, दिवालिया तथा लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। आयु कितनी होनी चाहिए? कम से कम 25 वर्ष का होना चाहिए। अतः लोकसभा को युवाओं का सदन कहते हैं। लोकसभा को क्या कहते हैं? युवाओं का सदन कहते हैं। लोकसभा की पहली बैठक 13 मई 1952 में हुई थी। उस समय इसका नाम हाउस ऑफ पीपल था। 1952 में। 1954 में इसका नाम बदलकर लोकसभा कर दिया गया था। 1954 में इसका नाम बदलकर लोकसभा कर दिया गया। संविधान संशोधन के मुद्दे पर लोकसभा तथा राज्यसभा दोनों की शक्तियां समान है। संविधान संशोधन के मुद्दे पर लोकसभा तथा राज्यसभा दोनों की शक्तियां समान है। अब है संसद अनुच्छेद 79 में इसकी चर्चा है। लोकसभा 81, राज्यसभा 80। राज्यसभा की चर्चा 80 में है और लोकसभा की चर्चा 81 में है। इसके दोनों के अलग अलग अंतर क्या है? लोकसभा भंग हो सकता है। लोकसभा भंग हो सकता है, परंतु राज्यसभा भंग नहीं हो सकता है। लोकसभा को अस्थायी सदन कहा जाता है और राज्यसभा को अस्थायी सदन कहा जाता है। लोकसभा को निम्न सदन कहा जाता है, राज्यसभा को उच्च सदन कहा जाता है। लोकसभा के सदस्यों की आयु कितनी होनी चाहिए? 25 वर्ष। 25 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए। और राज्यसभा को 30 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए। लोकसभा को युवाओं का सदन कहा जाता है और इसे बूढ़ों का, राज्यसभा को बूढ़ों का सदन कहा जाता है। अधिकतम 552 सीटें हैं। इसमें अधिकतम 250 सीटें हैं। राज्यसभा में कितनी सीटें हैं? 250। वर्तमान में कितने हैं? 543। लोकसभा में 543 सीटें हैं और वर्तमान में 245 राज्यसभा में सीटें हैं। मनोनीत कितने हैं? 12। विज्ञान, कला, साहित्य और समाज सेवी। नोट, संसद ने 104वें संविधान संशोधन अधिनियम 2019 के द्वारा 15 जनवरी 2020 से लोकसभा में एंग्लो इंडियंस के मनोनयन को रद्द कर दिया गया, जबकि लोकसभा में अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों के लिए आरक्षण को अगले 10 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया। अनुच्छेद 82, प्रत्येक जनगणना के बाद सीटों का पुनः समायोजन 10 लाख जनसंख्या पर एक सांसद की व्यवस्था है। कितने जनसंख्या पर? 10 लाख जनसंख्या पर एक सांसद की व्यवस्था की गई। वर्तमान सीटों की संख्या 1971 की जनगणना पर आधारित है। कितना? 1971 की जनगणना पर आधारित है। 2002 में 84वें संविधान में यह व्यवस्था किया गया कि यह लोकसभा तथा राज्यसभा की सीटें 2026 तक नहीं बदली जाएंगी। जब यह बदली जाएंगी तो 2001 की जनगणना पर आधारित होगा। यह व्यवस्था कुलदीप सिंह समिति के द्वारा की गई थी। यह व्यवस्था किस समिति के द्वारा की गई थी? कुलदीप सिंह समिति के द्वारा की गई थी। लोकसभा की सीटें। निर्वाचन कितने पे होता है? 543। अभी वर्तमान में कितना है? 543। अधिकतम कितना हो सकता है? 552। निर्वाचन 543, अधिकतम 550। निर्वाचन में जिसमें राज्य 524 है, 524 है और यूनियन टेरिटरी कितने हैं? 19 सीटें। यूनियन टेरिटरी के लिए 19 सीटें और राज्य के लिए 524। इसमें अधिकतम में राज्य 530, यूनियन टेरिटरी के लिए 20 सीटें प्राप्त हैं। लोकसभा में संघ राज्यों को आवंटित सीटें कितनी सीटें प्राप्त है? अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह को 1 सीटें प्राप्त है। चंडीगढ़ 1,
दादर नगर हवेली एवं दमन दीव 2, लक्षद्वीप 1, राजधानी दिल्ली। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में 7 सीटें, पुदुचेरी 1, जम्मू कश्मीर 5, लद्दाख में 1 सीटें अभी हैं वर्तमान में। लोकसभा में राज्यों को आवंटित सीटें, लोकसभा में राज्यों को आवंटित सीटें आंध्र प्रदेश में 25, आंध्र प्रदेश में कितने हैं 25, अरुणाचल प्रदेश में 2, असम में 14, बिहार में 40, बिहार में कितने हैं 40, बिहार में 40, छत्तीसगढ़ में 11, गोवा में 2, गुजरात में 26, हरियाणा में 10, हिमाचल प्रदेश में 4, झारखंड में 14, कर्नाटक में 28, कर्नाटक में कितने 28, केरल में 20, मध्य प्रदेश में 29, महाराष्ट्र में 48, महाराष्ट्र में सबसे अधिक है 48। अब है मणिपुर, मणिपुर में 2, मेघालय में 2, मिजोरम में 1, नागालैंड में 1, उड़ीसा में 21, पंजाब में 13, राजस्थान में 25, सिक्किम में 1, तमिलनाडु में 39, तेलंगाना में 17, त्रिपुरा में 2, उत्तराखंड 5, उत्तर प्रदेश 80। उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक सीटें हैं, लोकसभा की सीटें सबसे अधिक उत्तर प्रदेश, उसके बाद महाराष्ट्र, उसके बाद बिहार। अब है अनुच्छेद 83। अनुच्छेद 83 क्या कहता है? इसमें सदन की अवधि की चर्चा है। राज्यसभा अस्थायी सदन है, राज्यसभा अस्थायी सदन, जबकि लोकसभा की अवधि 5 वर्ष की होती है। अनुच्छेद 84 संसद की योग्यता की चर्चा है। भारत का नागरिक होना चाहिए संसद, पागल या दिवालिया या लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। लोकसभा के लिए 25 वर्ष तथा राज्यसभा के लिए 30 वर्ष का आयु होना चाहिए। राज्यसभा को यूके ब्रिटेन में क्या कहा जाता है? हाउस ऑफ लॉर्ड्स कहा जाता है। और वहीं यूएसए अमेरिका में राज्यसभा को क्या कहा जाता है? हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव कहा जाता है। लोकसभा को यूके में हाउस ऑफ कॉमन कहा जाता है, हाउस ऑफ कॉमन, और यूएसए में सीनेट कहा जाता है। अब है अनुच्छेद 85। इसमें सत्र के आहूत तथा सत्रावसान की चर्चा है। इसमें सत्र के आहूत तथा सत्रावसान की चर्चा है। सत्र का आहूत क्या होता है? सत्र का आहूत, राष्ट्रपति जब विधेयक बनाने के लिए लोकसभा तथा राज्यसभा के सदस्यों को बुलाते हैं तो उसे आहूत कहते हैं। सत्रावसान, जब दोनों सदन मिलकर कानून बना लेते हैं तो राष्ट्रपति सत्र को समाप्त करके उन्हें वापस अपने क्षेत्र में भेज देते हैं, जिसे सत्रावसान कहते हैं। जिसे क्या कहा जाता है? सत्रावसान कहा जाता है। कार्रवाई स्थगित, अनुशासनहीनता तथा शोर शराबा के कारण सदन की कार्रवाई कुछ घंटा तथा कुछ दिन के लिए लोकसभा में अध्यक्ष तथा राज्यसभा के सभापति स्थगित कर देती हैं। विघटन, राज्यसभा का विघटन नहीं हो सकता, केवल लोकसभा का होता है। लोकसभा का समय से पूर्व 5 वर्ष समाप्त हो जाना विघटन कहलाता है। यदि बहुमत 273 सीट ना हो या बहुमत के प्रधानमंत्री मंत्रिमंडल के प्रस्ताव पारित करा के लोकसभा को भंग या विघटित करा सकते हैं। संसद के सत्र, भारतीय संसद के 3 सत्र हैं। भारतीय संसद कितने सत्र हैं? 3 सत्र हैं। पहला सत्र है बजट सत्र। इसका आहूत कब होता है? फरवरी से मई महीने में। यह सबसे बड़ा सत्र है, यह सबसे बड़ा सत्र है। दूसरा है मानसून सत्र, जुलाई से अगस्त। उसके बाद शीतकालीन सत्र, नवंबर से दिसंबर। यह सबसे छोटा सत्र है। रिमार्क, संसद के किन्हीं 2 सत्रों के बीच अधिकतम 6 माह का अंतराल हो सकता है। कितने माह का? 6 माह का अंतराल हो सकता है। संसद जब संसद का सत्र नहीं रहता है, जब अस्थायी कानून राष्ट्रपति बनाते हैं, तब अस्थायी कानून कौन बनाता है? राष्ट्रपति बनाते हैं। अनुच्छेद 86 राष्ट्रपति का अभिभाषण। इसमें क्या है? राष्ट्रपति का अभिभाषण है। बजट सत्र की पहली बैठक अर्थात बजट सत्र की पहली बैठक में दोनों सदनों को संयुक्त रूप से संबोधित करते हैं। राष्ट्रपति का अभिभाषण मंत्रिमंडल द्वारा लिखा जाता है। राष्ट्रपति का अभिभाषण किसके द्वारा लिखा होता है? मंत्रिमंडल के द्वारा लिखा होता है। अनुच्छेद 87 में क्या है? राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण। 5 वर्ष के बाद नवनिर्वाचित लोकसभा की पहली बैठक को संयुक्त रूप से राष्ट्रपति संबोधित करते हैं। यह किसी भी सत्र में हो सकता है। अनुच्छेद 88 सदन में मंत्री तथा महान्यायवादी का विशेष प्रावधान है, जिसके तहत मंत्री तथा महान्यायवादी महान्यायवादी किसी भी सदन में बोल सकते हैं, किंतु महान्यायवादी मतदान नहीं कर सकता है और मंत्री अपने सदन में जाकर मतदान कर सकता है, जिस कारण सदन का वह सदस्य होता है। अनुच्छेद 89 इसमें राज्य के सभापति तथा उपसभापति की चर्चा है। इसमें राज्य के सभापति तथा उपसभापति की चर्चा है। राज्य का सभापति किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता है, क्योंकि वह भारत का उपराष्ट्रपति होता है। सभापति राज्यसभा का पदेन सर्वा सभापति होता है, अर्थात राज्यसभा में वह सर्वोपरि होते हैं। सभापति अपने मत का प्रयोग नहीं करते हैं, किंतु जब पक्ष तथा विपक्ष में मत बराबर हो जाए तब वे अपना मत देते हैं या वोट देते हैं। उनका अकेला मत इस स्थिति
में इस स्थिति में निर्णय ला देता है कि जिसे निर्णायक मत कहते हैं, उनका अकेला मत इस स्थिति में निर्णय ला देता है जिसे निर्णायक मत कहते हैं। सभापति के अनुपस्थिति में उपसभापति राज्यसभा की कार्रवाई देखता है, किंतु वह उपराष्ट्रपति नहीं कहलाता है। राज्यसभा अपने सदस्यों में से एक को उपसभापति चुनती रहती है, अतः उपसभापति राज्यसभा का सदस्य होता है, अतः उपसभापति राज्यसभा का ही सदस्य होता है। रिमार्क: जब सभापति तथा उपसभापति दोनों अनुपस्थित रहे तो राज्यसभा में 5 वरिष्ठ सदस्य में से राष्ट्रपति द्वारा चुना गया व्यक्ति अस्थायी सभापति रहेगा। अनुच्छेद 93। इसमें लोकसभा के अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष की चर्चा है। लोकसभा अपने सदस्यों में से किसी एक को अध्यक्ष तथा एक को उपाध्यक्ष चुन लेती है। अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष दोनों ही लोकसभा के सदस्य होते हैं। इन्हें हटाने के लिए लोकसभा से प्रस्ताव पारित करना होगा। इसे हटाने के लिए क्या करना होगा? लोकसभा में प्रस्ताव पारित करना होगा। सामयिक अध्यक्ष प्रोटेम स्पीकर। प्रोटेम स्पीकर क्या होता है? यह अस्थायी स्पीकर अध्यक्ष होता है। यह अस्थायी अध्यक्ष होता है। यह नवनिर्वाचन सदस्यों को शपथ दिलाता है। यह अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष का निर्वाचन करवाता है। अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष अलग से शपथ नहीं लेते हैं, बल्कि एक सामान्य सदस्य के रूप में प्रोटेम स्पीकर द्वारा शपथ ले चुके होते हैं। जब अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष चुन लिया जाता है तो प्रोटेम स्पीकर हट जाता है। जब अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष चुन लिया जाता है तो प्रोटेम स्पीकर हट जाता है। प्रोटेम स्पीकर उसे बनाया जाता है जो लोकसभा में वरिष्ठ होता है। लोकसभा अध्यक्ष की शक्ति। लोकसभा अध्यक्ष की शक्ति के बारे में लोकसभा की बैठक को नियंत्रित करता है। इसका अध्यक्ष लोकसभा की बैठक को नियंत्रित करता है। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्धारण स्पीकर करता है। लोकसभा का सचिवालय अध्यक्ष के अधीन होता है। लोकसभा का सचिवालय किसके अधीन होता है? अध्यक्ष के अधीन होता है। विदेश जाने वाले संसदीय प्रतिनिधि के नाम की नियुक्ति अध्यक्ष करते हैं। गणपूर्ति 1/10। 1/10 सीट के अभाव में लोकसभा की कार्रवाई को अध्यक्ष रोक देते हैं। संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं। संसद के विभिन्न समितियों के सदस्यों की नियुक्ति अध्यक्ष करते हैं। अध्यक्ष अपने मत का प्रयोग नहीं करते, किंतु पक्ष विपक्ष के मत बराबर होने पर निर्णायक मत देते हैं। क्या मत देते हैं? निर्णायक मत देते हैं। लोकसभा अध्यक्ष की दंडात्मक शक्ति। लोकसभा अध्यक्ष की दंडात्मक शक्तियाँ: अनुशासनहीनता करने पर सदस्य को निलंबित कर देते हैं। यदि कोई सदस्य बिना अनुमति के लगातार 60 दिनों तक अनुपस्थित है तो उसकी सदस्यता रद्द कर देते हैं। दलबदल के आधार पर सदस्यता रद्द कर देते हैं। दलबदल कानून के आधार पर सदस्यता रद्द करते हैं। अनुच्छेद 98। अनुच्छेद 98 क्या है? संसद का सचिवालय। अनुच्छेद 99 संसदों की शपथ की चर्चा। अनुच्छेद 100 में गणपूर्ति। कोरम: किसी भी संसद की कार्रवाई चालू करने के लिए किसी भी संसद की कार्रवाई चालू रखने के लिए 1/10 सदस्य का होना आवश्यक है। इसके अभाव में सभापति या अध्यक्ष सदन की कार्यवाही रोक देते हैं। रिमार्क: अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सभापति, उपसभापति तथा सीएजी इन्हें संसद का अधिकारी कहा जाता है। संसद का अधिकारी किसे कहा जाता है? अध्यक्ष को, उपाध्यक्ष को, सभापति, उपसभापति तथा सीएजी इन्हें संसद का अधिकारी कहा जाता है। संविधान की संसदीय समिति। अनुच्छेद 118। संविधान की संसदीय समिति। अनुच्छेद 118। संसद को देश का बहुत सारा काम रहता है और उस काम को एक व्यक्ति कभी नहीं कर सकता है। तो हमारे संविधान का अनुच्छेद 118 कहता है कि लोकसभा अध्यक्ष कार्यों को आसान बनाने के लिए अलग अलग कार्य हेतु अलग अलग सांसदों का ग्रुप बना देगा और उन्हें ग्रुप वाइज काम बांट देगा। इन्हीं ग्रुप को हम समिति कहते हैं। ये ग्रुप 2 तरह के हो सकते हैं। संसदीय समिति। अनुच्छेद इसकी चर्चा किसमें? अनुच्छेद 118 में। गठन कौन करता है? अध्यक्ष करता है। यह कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के, अस्थायी या तथार्थ या अस्थायी। अस्थायी समिति में कौन कौन आता है? वित्तीय समिति। अस्थायी सदस्य में वित्तीय समिति, विभागीय समिति, जांच समिति, जनता की समस्या, सदन समिति, नियम कानून, कार्य मंत्रालय, अन्वेषण समिति, SC/ST, सेवा समिति, वेतन भत्ता, आवास। उसके बाद है अस्थायी। अस्थायी में कौन कौन आएगा? प्रवर या संयुक्त प्रवर समिति, संसदीय या संयुक्त संसदीय। अब है अस्थायी समिति। अस्थायी समिति यह प्रत्येक वर्ष गठित होती है और इसका कार्यकाल 1 वर्ष का होता है। इसका गठन लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। अस्थायी समिति 6 प्रकार की होती है। अस्थायी समिति कितने प्रकार की होती है? 6 प्रकार की होती है। वित्तीय समिति पहला है
वित्तीय समिति या समिति पैसे की जांच करती है। ये 3 प्रकार की होती है। पहला है इसमें वित्तीय समिति कितने प्रकार? 3 प्रकार। पहला है प्राक्कलन या आकलन समिति। 1950 में इसका गठन किया था। इसका गठन 1950 में हुआ था। इसमें केवल लोकसभा के 30 सदस्य होते हैं। इसमें केवल लोकसभा के 30 सदस्य होते हैं। राज्यसभा का कोई सदस्य नहीं होता है। प्राक्कलन समिति में राज्यसभा का कोई सदस्य नहीं होता है। यह सबसे बड़ी अस्थायी समिति है। यह सबसे बड़ी अस्थायी समिति है। इसमें कोई भी मंत्रिमंडल का सदस्य नहीं हो सकता है। इसको बजट के बाद लाया जाता है। दूसरा लोक लेखा समिति। दूसरा क्या है? लोक लेखा समिति। इसका गठन 1921 में हुआ था। जनता का पैसा गलत जगह उपयोग नहीं हो इसके लिए लोक लेखा समिति का गठन किया जाता है। इस समिति का गठन 1919 के अधिनियम के तहत, जिसे मार्ले मिंटो सुधार के नाम से जाना जाता है, इसके तहत किया गया था। यह प्राक्कलन समिति के द्वारा निकाले गए धन की जाँच करती है। इसमें लोकसभा के 15 तथा राज्यसभा से 7 सदस्य, कुल 22 सदस्य होते हैं। 1967 में एक परंपरा लाई गई जिसमें कहा गया कि लोक लेखा समिति जो धन का जांच करेगी उसका अध्यक्ष विपक्ष का नेता रहेगा। कौन रहेगा? विपक्ष का नेता रहेगा। इसे प्राक्कलन समिति की जुड़वा बहन कहा जाता है। इसे प्राक्कलन समिति की जुड़वा बहन कहा जाता है। यह सीएजी के रिपोर्ट की जांच करती है। यह सीएजी के रिपोर्ट की जांच करती है। लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट लोकसभा अध्यक्ष को देती है। तीसरा है लोक सरकारी उपक्रम समिति। लोक सरकारी उपक्रम समिति, इस समिति का गठन 1964 में की गई थी। इसका काम सरकारी कंपनी जैसे एनटीपीसी, ग्रुप डी, बीएसएनएल, ईटीसी कंपनियों की जांच करती है। दूसरा है विभागीय समिति। विभागीय समिति कई प्रकार की होती है। अलग अलग विभागों के लिए कुछ विभागीय समिति होती हैं। तीसरा है जांच समिति। जांच समिति में जनता की समस्याओं के जांच के लिए एक समिति बनाई जाती है और उसको लोकसभा के अध्यक्षों को बताती है कि जनता की ये सभी समस्याएं हैं और इस प्रकार का विधेयक बनना चाहिए। चौथा है सदन समिति। चौथा क्या है? सदन समिति। सदन समिति की कई समितियां होती हैं। इसका काम सदन के लिए नियम कानून बनाना और किस विधेयक को कितने दिन में पारित करा लेना है, इसके लिए समय निर्धारण करना इस समिति का कार्य है। पांचवा है अन्वेषण समिति। पांचवा क्या है? अन्वेषण समिति। इस समिति का मुख्य कार्य SC ST के बारे में जांच करना होता है। छठा है सेवा समिति। इसका कार्य सांसदों का वेतन भत्ता आवास का निर्धारण करना है। इसका कार्य क्या होता है? वेतन भत्ता आवास का निर्धारण करना। अब है अस्थायी समिति या तथर्थ समिति, एडहॉक कमेटी। एडहॉक कमेटी 2 प्रकार की, परवर जिसे संयुक्त परवर भी कहते हैं। उसके बाद दूसरा संसदीय और संयुक्त संसदीय JPC। इसका गठन विशेष काम के लिए विशेष परिस्थिति में किया जाता है। जब पूरा काम हो जाता है तो उस काम को पूरा हो जाने के बाद इस समिति को भंग कर दिया जाता है। इसी कारण इसे हम अस्थायी समिति के नाम से जानते हैं। यह 2 प्रकार की होती है, परवर समिति और संसदीय समिति। परवर समिति क्या है? जब कभी किसी विधेयक में बहुत ही ज़्यादा विवाद हो जाए तो इस विधेयक पर विवाद को सुलझाने के लिए अध्यक्ष परवर समिति का गठन कर देते हैं। यह समिति किसी भी विधेयक को बहुत ही गहराई से जांच करती है ताकि वह विधेयक की गहन जांच करे। जैसे CAA, जैसे कानून है CAA। यह कमेटी 3 माह के अंदर उसकी खामियां और सुधार का रिपोर्ट अध्यक्ष को सौंप देती है। 2 तरह से इसका गठन किया जाता है। अगर लोकसभा के लिए अलग और राज्यसभा के लिए अलग सीट हो तो उसे परवर समिति कहते हैं। अगर लोकसभा के लिए अलग और राज्यसभा के लिए अलग सीट हो तो उसे क्या कहेंगे? परवर सीट। लोकसभा में 30 और राज्यसभा में 30। अगर दोनों को मिलाकर हो तो इसे संयुक्त परवर कहते हैं। लोकसभा 30 और राज्यसभा 15। अब है संसदीय समिति। इस समिति का काम किसी घोटाले की जांच करना है, जैसे बोफोर्स राफेल के घोटाले की जांच। यदि दोनों सदनों का गठन अलग अलग हुआ हो तो उसे संसदीय समिति कहते हैं। जैसे लोकसभा 30, राज्यसभा 30 सदस्य। यदि दोनों को मिलाकर गठन किया गया हो तो इसे संयुक्त समिति JPC कहते हैं। लोकसभा 30 और राज्यसभा 15, 45 सदस्य। संसद की कार्यवाही